हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से नाटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो नाटो के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो जाननी ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और किस तरह से नाटो को रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का कारण के रूप में देखा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और शुरू करते हैं इसी के साथ में। सबसे पहले देखें तो नाटो क्या है। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के रूप में भी जाना जाता है और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है नाटो। नाटो स्टेब्लिश कब हुआ था, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। और शुरुआत किसने की थी? तो नेतृत्व इसका किया था, एक तरह से इसके लिए कदम उठाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने, और साथ ही में कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें, जो इसमें शामिल हैं और इन सभी ने मिलकर ये ट्रीटी की थी। ये ट्रीटी किस लिए है? तो ये जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उसमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल है नाटो में, और ये सभी मिलकर एक दूसरे को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द सोवियत यूनियन जो उस समय था। आप डेट ध्यान से देखिए, 1949 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना थी ये, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर जो कि सोवियत यूनियन है और उसी का उत्तराधिकारी आज रूस को हम देखते हैं। तो कोल्ड वॉर के समय की ये बात है। 1949 में अमेरिका अपने अलायंस बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर जारी था अमेरिका का और एक दूसरे से इन लोगों को खतरा रहता था। तो क्या उस टाइम पर मैटर करता था इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, दोनों महाशक्तियों के लिए, कि जितना ज़्यादा हो सके अलायंस बना सके, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपनी साइड लेकर आएँ। और इसी के लिए 1949 में नाटो की स्थापना की थी अमेरिका ने, और इसी तरह का एक अलायंस हमें यूएसएसआर के तरफ से भी देखने को मिला था, जिसे कहा जाता था वार्सा पैक्ट। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो वार्सा पैक्ट जो था वो ख़त्म हो गया। विघटन के साथ ही वो जो अलायंस था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन नाटो अभी भी ज़िंदा है। 1949 में स्थापना का उद्देश्य कुछ और था, यूएसएसआर से मुकाबला करना, पर आज भी नाटो का अस्तित्व बना हुआ है। और क्योंकि आज यूएसएसआर की जगह रशिया है, तो अभी जो एजेंडा हो गया है, यूएसएसआर की जगह रशिया के अगेंस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एजेंडा है नाटो का। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है नाटो, किस प्रिंसिपल को आधार बनाकर नाटो की स्थापना की गई थी? तो वो ये प्रिंसिपल था कि अगर किसी भी एक, जो भी नाटो के मेंबर हैं उनमें से किसी भी एक कंट्री पर अगर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। आप यहाँ पर लाइन भी देख सकते हैं, एन अटैक ऑन वन और मोर मेंबर्स इज़ कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर स्टेट्स। और ये नाटो का जो आर्टिकल 5 है, जो नाटो का एग्रीमेंट हुआ था, जो अलायंस बनाया गया था, उसका आर्टिकल 5 में ये मेंशन किया गया है। नाटो के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे चलते हैं, और नाटो फॉर्म क्यों किया गया था, तो इसकी बात तो सारी कर ही ली है हमने। यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाटो है, ये फॉर्म किया गया था फॉर द कलेक्टिव, टू इंश्योर द कलेक्टिव सिक्योरिटी इन वेस्टर्न यूरोप। और किससे कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए थी? यूएसएसआर से। और अभी भी इसका अस्तित्व बना हुआ है, तो अभी यूएसएसआर की जगह रशिया है। ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुआ तो दो महाशक्तियाँ उभर कर आई थी हमारे सामने, जो कि थी यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और मेनली ये जो स्टार्ट हुआ था ना, ये आइडियोलॉजीज़ का एक वॉर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कम्युनिज़्म यूएसएसआर का एक आइडियोलॉजी है जो यूएसएसआर फॉलो करता था, और वहीं यूएसए हमेशा से कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो इन आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड ही ये शुरू हुआ था ये कोल्ड वॉर। और ये दोनों कंट्रीज़ ये कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपनी आइडियोलॉजी में ढाल सकें, अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर सके कंट्रीज़ पर। तो इसी के चलते यूएसए ने महसूस की, एक ज़रूरत महसूस की नाटो को इस्टेब्लिश करने की, और फिर यूएसएसआर की तरफ से वार्सा पैक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि अब नहीं है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं नाटो के मेंबर की। तो नाटो के 30 मेंबर्स हैं फ़िलहाल, 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं नाटो में जो शामिल हैं। और न्यूएस्ट कंट्री कौन सी है? तो न्यूएस्ट मेंबर है इसका नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि 2020 में नाटो का पार्ट बना था।
और ये सभी मेंबर्स की लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। हंगरी, इटली, लातविया, क्रोएशिया, कनाडा, ये सभी मोस्टली सभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ नाटो की मेंबर्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और आप यहाँ मैप में एक बार देख सकते हैं नाटो मेंबर कंट्रीज़ इन वर्ल्ड मैप। तो नॉर्थ अमेरिका में हमने बात की कनाडा और यूएसए हैं। उसके बाद इटली के मोस्टली सभी मेंबर्स, बेसिकली वेस्टर्न यूरोप के सभी मेंबर्स इसका पार्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रिटेन भी इसका पार्ट है, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, इटली। आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा, कुछ कंट्रीज़ हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आयरलैंड है, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो नाटो का पार्ट नहीं है, तो आप इन पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आप देखिए जो ये रूस से लगी हुई कंट्रीज़ है कुछ, ये कौन सी हैं? एस्टोनिया और लातविया, ये भी नाटो का पार्ट हैं। और साथ में यहाँ पर ये जो नॉर्वे है, ये भी नाटो का पार्ट है। इसके बराबर में दो कंट्रीज़ जो हैं, स्वीडन और फिनलैंड, ये नाटो का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ न्यूट्रल कंट्रीज़ के रूप में इनको देखा जाता है। और ये है यूक्रेन, और ये पूरा रशिया है ही, आप जानते हैं। तो यूक्रेन बात कर रहा है काफ़ी टाइम से और सोच रहा है नाटो में शामिल होने के लिए, और यही एक वजह रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच क्यों विवाद शुरू हुआ है। तो डिटेल में इस बारे में बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए नाटो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। किस टाइप का ये एक अलायंस है? तो एक मिलिट्री अलायंस है। टाइप किस तरह से? जैसे कि कुछ होते हैं डेवलपमेंटल अलायंस होते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो कल्चरल अलायंस होते हैं। उसी तरह से ये जो अलायंस है देशों का, ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। मेंबरशिप है 30 स्टेट्स, यानी कि 30 जो देश हैं वो इसके पार्ट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो इंग्लिश और फ्रेंच है। सेक्रेटरी जनरल है फिलहाल जेंस स्टोलनबर्ग, और नाटो मिलिट्री कमेटी जो है उसके चेयरमैन है एडमिरल रॉब बेयर। चलिए अब आगे देखें। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं कि रशिया यूक्रेन जो डिस्प्यूट है उसका कारण नाटो कैसे बना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यूएसएसआर और यूएसए थे जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। और यूएसएसआर जो था ना, वो कुल 15 गणराज्यों से मिला हुआ एक संघ था। तो उसके विघटन के बाद क्या होता है ना, वो जितने भी 15 गणराज्य हैं वो सभी अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व उनका स्थापित हो जाता है। और जैसे ही डिसोल्यूशन हुआ सोवियत यूनियन का, उसके बाद नाटो ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, और नाटो में वो कंट्रीज़ भी शामिल होने लगी जो एक समय पर यूएसएसआर का पार्ट थी। तो आइडियोलॉजी के स्तर पर देखिए तो अमेरिका जीत रहा है, ठीक है, और जीत गया था और अभी भी जीत रहा है। हम देखते हैं नाटो ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया यूएसएसआर के एरियाज़ पर भी। अभी 2004 में क्या हुआ, नाटो में 3 कंट्रीज़ ऐसी शामिल हुई जो कि सोवियत संघ का पार्ट थी। कौन सी हैं? लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। और ये तीनों कंट्रीज़ रशिया को बॉर्डर कर रही हैं। हमने मैप में भी देखा था, मैंने आपको मेंशन भी किया था, वो चीज़ें मैंने मेंशन की थी। ये तीनों कंट्रीज़ रशिया को बॉर्डर कर रही हैं, और ये तीनों नाटो में शामिल हुई हैं। एज़ यूएसएसआर अभी नहीं रहा, लेकिन उसका उत्तराधिकारी के रूप में रशिया को हम देखते हैं। रशिया अभी भी वही आइडियोलॉजी फॉलो करता है, और यूएसए और रशिया अभी भी एक दूसरे के राइवलरी हैं। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट की नज़रिए से देखा जाए, रशिया के नज़रिए से एज ए नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, तो ये चीज़ खतरा साबित हो सकती है फ्यूचर में रशिया के लिए, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ जो बॉर्डर कर रही हैं, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, वो कंट्रीज़ नाटो की मेंबर बन गई हैं। और इससे पहले भी ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट थी लेकिन नाटो की मेंबर बन गई हैं, जैसे कि पोलैंड 1999 में, रोमानिया 2004 में, और बुल्गारिया भी 2004 में नाटो के मेंबर बन गए थे। पर ज़्यादा कब खतरा महसूस हुआ? जब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भी नाटो का पार्ट बन गई थी। अब देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं रशिया के आसपास, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी नाटो का पार्ट बन गई हैं, और सिर्फ यूक्रेन एक ऐसा देश बचा हुआ है जो इन कंट्रीज़ और रशिया के बीच में स्थापित है। और अब क्योंकि काफ़ी समय से पिछले कुछ सालों से यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि वो नाटो को ज्वाइन करे, तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट हो जाएगा रशिया के लिए कि जितनी भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो सभी नाटो का पार्ट बन गई हैं। तो आगे कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो रशिया डायरेक्ट थ्रेट में है।
और इसी थ्रेट को ख़त्म करने के लिए रशिया के द्वारा अटैक किया गया यूक्रेन के ऊपर। तो अगर ह्यूमैनिटी के लेवल पर देखें, ह्यूमैनिटी के स्तर पर देखें तो कोई भी वॉर गलत ही होता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए रशिया का नेशनल इंटरेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये वॉर उसके नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए इसके द्वारा किया गया है ना। अब देखिए कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन का जो बॉर्डर है 2200 किलोमीटर से ज़्यादा रशिया के साथ यूक्रेन अपना बॉर्डर शेयर करता है। रशिया बिलीव्स कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो नाटो की फोर्सेस डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगी रशिया के बॉर्डर पर, और अगर ऐसा हो जाता है, नाटो अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है, तो जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, उसकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री सिर्फ 640 किलोमीटर की रह जाती है, दूरी सिर्फ 640 किलोमीटर की रह जाती है। अभी देखें तो यूक्रेन बीच में है, जो अभी नाटो का पार्ट नहीं बना है, तो ये दूरी 1600 किलोमीटर है, लेकिन अगर यूक्रेन पार्ट बन जाता है तो ये दूरी सिर्फ 640 किलोमीटर रह जाएगी। रशिया ने ये चीज़ पहले भी बोली थी और युद्ध के दौरान भी बोल रहा है कि वो गारंटी चाहता है यूक्रेन से कि वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, बिकॉज समवेयर रशिया नोज कि अमेरिका क्या कर रहा है, नाटो के थ्रू रशिया को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये हम बात कर ही चुके हैं, जो सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ था उसके बाद 14 यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया है, और अभी अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करे। तो ये एक थ्रेट है फॉर रशिया, एंड दैट्स वाई ही इज़ लाइक इन डिफेंसिव मोड। अभी देखिए मैं आपके ज़रिए आप फिर से समझ सकते हैं, मॉस्को यहाँ पर है, ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, और अभी ये दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये कब्ज़ा हो गया, नाटो में शामिल हो गया यूक्रेन, तो उसके बाद ये दूरी सिर्फ 640 किलोमीटर रह जाएगी, और जो रशिया है वो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करेगा विद नाटो कंट्रीज़, विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो इसीलिए रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, और कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट ना बने, और इसीलिए चल रहा है विवाद तो नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ गई है बात, युद्ध चल रहा है। और अब लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ नाटो? पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस या फिर यूएसए? इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये थी नाटो के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये जो पूरा युद्ध चल रहा है यही एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। और इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।